नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 11 और 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पिथौरागढ़ में प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए भाजपा ने बनाए प्रभारी व संयोजक। राज्य के विकास से जुड़ी कई घोषणाएं कर सकते हैं पीएम। उत्तराखंड में जुटेंगे दुनिया भर के आपदा प्रबंधन से जुड़े जानकार। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक देहरादून में डिजास्टर मैनेजमेंट का वर्ल्ड कांग्रेस का होगा आयोजन। जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर होगी चर्चा। बीजेपी के पास लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारों की लंबी लिस्ट। टिहरी सीट पर इस बार टिकट की रेस में कई चेहरे, आसान नहीं होगा प्रत्याशी का चयन। कांग्रेस ने लगाया राज्य में दलितों के उत्पीड़न का आरोप। बेलडा के पीड़ितों को मुआवजा न मिलने पर दिया धरना। बीजेपी बोले चुनाव स्टंट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के प्रस्तावित दौरे को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत नारायण आश्रम पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। अगले दिन वो चीन सीमा से सटी आईटीबीपी की चेकपोस्ट में जवानों के साथ समय बिताएंगे। साथ ही वहां से कैलाश पर्वत के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद उनका पिथौरागढ़ में सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों के निवासियों से संवाद होगा और जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि राज्य के विकास से जुड़ी कई घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एक 12 तारीख के आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कंफर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा। और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं ना कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आए और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से, यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस शुभ आगमन के। उत्तराखंड में 28 से 1 दिसंबर के बीच आपदा प्रबंधन से जुड़े दुनिया के बड़े जानकार जुटेंगे। देहरादून में होने वाले वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट में दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और सभी आपदाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम धामी का कहना है कि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुखों समेत देश विदेश के जलवायु विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। महानायक अमिताभ बच्चन को इस सेमिनार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सम्मेलन का मुख्य एजेंडा जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की चुनौतियों से निपटना होगा। 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका आयोजन होना है, उसमें जिसमें हम तमाम देश विदेश के निवेशकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। उनके समक्ष यह भी संदेश प्रसारित करना है कि सेफ इन्वेस्टमेंट एंड रिलाइजेंट उत्तराखंड, यानी कि सुरक्षित निवेश सदृढ़ उत्तराखंड, कहीं न कहीं इसका यह भी संदेश हमको देना है। और इसमें अलग अलग सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अन्य राज्यों के भी, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ के भी जो विशेषज्ञ इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिन्होंने लंबी विशेषज्ञता या लंबा अनुभव प्राप्त किया है, वो सारे के सारे इसमें अपना अनुभव उन सभी लोगों के सामने रखेंगे। चिंतन मंथन चलेगा और यह इसका 28 नवंबर को उद्घाटन होगा। उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बुधवार को दिल्ली में रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली में कई और उद्योगपति उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार के साथ करार करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में निवेश को लेकर उद्योगपतियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जो निवेशकों के साथ मिलने का कार्यक्रम है रोड शो का, उससे पहले भी हमको एक काफ़ी सारे प्रस्ताव अभी प्राप्त हुए हैं। हम सभी का आकलन कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं, लेकिन हम यह भी देख रहे हैं, यह भी आकलन कर रहे हैं कि राज्य की दृष्टि से और जो हमारी यहाँ पर उपलब्धता है जमीनों इत्यादि की, उसमें हम किन लोगों को दे सकते हैं और किन लोगों के आने से राज्य के अंदर निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। उन सभी का आकलन करने के बाद ही निवेशकों के साथ करार पर हम आगे बढ़ रहे हैं।
उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए। हालांकि बीजेपी की जो तैयारी है वो बाकी दलों के मुकाबले काफी बड़ी दिखाई दे रही है और यही वजह है कि बीजेपी के भीतर दावेदारियां भी शुरू हो चुकी है। बात अगर टिहरी लोकसभा सीट की जाए तो टिहरी सीट पर कई दावेदार सामने आ चुके हैं। कौन है वो दावेदार जो अंदर खाने टिहरी सीट पर अपनी पकड़ को मजबूत बना रहे हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ दावेदार भी अब सामने आने लगे हैं। बात अगर टिहरी लोकसभा सीट की जाए तो भाजपा के भीतर टिहरी सीट से कई लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। यूं तो फिलहाल टिहरी लोकसभा सीट पर माला राज्य लक्ष्मी शाह का पलड़ा ही भारी नजर आ रहा है और उसकी वजह भी यही है कि लंबे समय से टिहरी सीट पर राज परिवार का कब्जा ज्यादा रहा है। पहले टिहरी लोकसभा सीट पर मानवेंद्र शाह का कब्जा था और 2012 के लोकसभा उपचुनाव से माला राज्य लक्ष्मी शाह का कब्जा है और वक्त के साथ साथ माला राज्य लक्ष्मी शाह का जीत का अंतर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 2012 के लोकसभा उपचुनाव में माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा को 22,614 मतों के अंतर से हराया था और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में भी साकेत बहुगुणा को 1,92,503 मतों से माला राज्य लक्ष्मी शाह ने हराया था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य लक्ष्मी शाह ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह को 3,590 वोटों से हराया था। लेकिन टिकट काटने की चर्चाओं के बीच कई और नेताओं की दावेदारी भी टिहरी लोकसभा सीट पर प्रमुख रूप से मानी जा रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की दावेदारी टिहरी लोकसभा सीट पर मजबूत मानी जा रही है और उसकी वजह ये है 2002, 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुबोध उनियाल नरेंद्रनगर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं, जबकि 2017 और 2022 तक और अब 2022 के बाद से वर्तमान तक सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। इसके साथ ही टिहरी लोकसभा सीट से महिला सांसद चुनने की प्रथा भी बीजेपी द्वारा शुरू की गई। इसलिए माना ये भी जा रहा है कि अगर टिहरी लोकसभा सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह का टिकट काटा जाता है तो फिर किस और महिला को ये टिकट दिया जाएगा, इस पर पार्टी विचार कर सकती है। और इन्हीं विचार विमर्श के बीच जो चर्चाएं चल रही है वो ये है कि टिहरी लोकसभा सीट पर भाजपा की राष्ट्रीय युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष नेहा जोशी भी टिहरी लोकसभा सीट पर दावेदारी कर रही है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक नेहा जोशी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। टिहरी लोकसभा सीट पर नेहा जोशी पिछले 4 सालों से लगातार मेहनत करती हुई नजर आ रही है। नेहा जोशी बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी की भूमिका भी निभा चुकी है। एक प्रखर वक्ता और एक महिला होने के नाते टिहरी लोकसभा सीट पर पिछले कई सालों से उनकी चहलकदमी टिकट की दावेदारी में उन्हें खड़ा करती है। इसके साथ ही टिहरी लोकसभा सीट पर एक और महिला दावेदार है। टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान भी इस दावेदारी की रेस में आगे बताई जा रही है। सोना सजवान दूसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही है। ये वो नाम है जो टिहरी लोकसभा सीट पर दावेदारी के रूप में चर्चाओं में बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल टिकट मिलने से पहले बीजेपी के भीतर टिकट पाने को लेकर अपनों को अपनों से ही आमना सामना करना पड़ेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि टिहरी लोकसभा सीट पर जब उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा तो पार्टी किस उम्मीदवार पर भरोसा जताती है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इसके विरोध में देहरादून के गांधी पार्क में धरना भी दिया। बेलडा गांव प्रकरण, हरिद्वार में दलित और महिलाओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा उत्पीड़न के विरोध में तमाम कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। सरकार पर दलितों का उत्पीड़न का आरोप लगाने के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से दलितों पर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में जो घटी घटना है जगदीश आर्य हत्याकांड है। उत्तरकाशी जिले में SC/ST की 4 बेटियों के साथ जो उत्पीड़न की घटना ही है, उन सब के बावजूद सरकार ने SC एक्ट के तहत इन बेटियों को मुआवजा नहीं दिया। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सरकार से पीड़ितों के मुआवजे को जल्द से जल्द देने की बात कही है और न्याय देने की भी मांग की है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से SC/STs पे अपराध बढ़े हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उन पे झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अगर बलात्कार हो रहे हैं तो उनको मदद नहीं की जा रही। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। अभी हरिद्वार क्षेत्र में जो घटना घटी उसमें बहुत सारे ऐसे काम हुए, आप चाहे उन पर मुकदमे झूठे मुकदमे लगाए गए हों, चाहे उनको प्रताड़ित किया गया हो। जगदीश आर्या हत्याकांड जो सल्ट में हुआ उसमें जिस तरीके से मिसहैंडलिंग हुई वो आप सबने देखा है। एक दोहरे मापदंड
राज्य के अंदर एक तरफ दलित वर्ग के लिए और दूसरे मानदंड जो दूसरे लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, ये सबसे आक्रोशित लोग आज राज्य के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं। और ये इस बात से भी आक्रोशित हैं कि आप आरक्षित पदों को ही नहीं भर रहे हैं, बड़ी संख्या में आरक्षित पद खाली हैं। और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे शिल्पकार वर्ग के, दलित वर्ग के हैं। आप उन सवालों का कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं। वहीं कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि उन सभी मामलों की जांच चल रही है। मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस इस मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस को दलित वर्ग की याद आती है। ये उक्त मामले की जांच चल रही है और जांच में जो भी सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार पहले कह चुकी है, आदरणीय मुख्यमंत्री स्पष्ट पहले कर चुके इस बात को। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करनी है और कांग्रेस को चुनाव नज़दीक आते ही दलित वर्ग की याद आती है और दलितों का हमेशा वोट बैंक के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करती रही है। वहीं उधम सिंह नगर की विजयनगर ग्राम सभा गायत्री विहार में लोग दहशत में। दरअसल गायत्री विहार के लोग भवन बनाने से पहले विकास प्राधिकरण में भवन नक्शे के लिए गए, लेकिन विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने गायत्री विहार कॉलोनी को विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत न होने की बात कहकर उन्हें वापस लौटा दिया। मगर अब भवन बनाकर तैयार होने के बाद विकास प्राधिकरण ने कई घरों में नोटिस चस्पा किया है। जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी का कहना है कि कई लोगों ने कृषि वाली जमीन पर प्लॉटिंग की है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में कुछ एरिया मास्टर प्लान में आवासीय के अंतर्गत है और कुछ एरिया कृषि के अंतर्गत है। तो कई ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें कि कृषि वाली ज़मीनों में भी लोगों ने प्लॉटिंग काटी है, उसके चालान हुए हैं। चालान होने के बाद उनको पैरवी का मौका दिया गया है, जिसमें मेरिट के आधार पर निर्णय लिया गया है। डिमोलिशन ऑर्डर भी कईयों में हुए हैं और उसका एग्जीक्यूशन होगा, अर्थात जो अवैध कॉलोनियाँ बनी हैं उसको हटाया जाएगा। रुड़की में यातायात के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सिविल लाइन क्षेत्र में यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के कई चालान भी काटे हैं। साथ ही आमजन को जागरूक किया गया है। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक मनोज मेनवाल ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए कोतवाली क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। उन्होंने जनता से भी यातायात व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। ऐसा है जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाला समय जो है वो त्योहारी सीजन है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र का ये देखा गया कि कहाँ ट्रैफिक की दिक्कत है, तो लोगों ने अपने वाहनों को सड़कों पे खड़े कर शॉपिंग कर रहे हैं, या जैसे मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर हैं वो भी ज़्यादातर सड़क के किनारे अपनी गाड़ियाँ लगा के सर्विस सेंटर बना रखा है। तो उसी को एक जागरूकता समझ लीजिए और एक इसको एक्शन भी मान लीजिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा को पार्टी की कमान संभाले हुए 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, मगर साल भर बीत जाने के बाद भी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ, जिसकी वजह से कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करण माहारा को 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन 1.5 साल के इंतजार के बाद भी करण माहारा अपनी टीम का ऐलान नहीं कर पाए, जिससे कांग्रेस के भीतर कई नेताओं में जहां असंतोष देखने को मिल रहा है, तो वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी इसका असर पड़ने की बात कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि सेनापति के साथ सेनापति की टीम का होना जरूरी है, क्योंकि एक टीम के रूप में सेनापति की अगुवाई में ही बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे कांग्रेस हाईकमान की कमी कहे या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा की कमजोरी, जो वो कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि करण माहारा का कहना है कि बिना कार्यकारिणी घोषित किए भी उनकी टीम बेहतर तरीके से काम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हाईकमान को कार्यकारिणी की लिस्ट भेजी गई है, जैसे ही मुहर लगती है उसी के बाद टीम का ऐलान किया जाएगा। देखिए, राजनीतिक निर्णय है और अपने हिसाब से किया जाता है। पहले भी 2-2, 2.5 साल तक कार्यकारिणी नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग चाहे वो बाई इलेक्शन हैं उनको ढंग से लड़ रहे हैं, चाहे हमारे अपने बूथ कमेटियों के गठन है, चाहे अन्य कार्यक्रम है, वो लगातार कार्यकारिणी के बिना भी अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और कमेटी की लिस्ट हमारी दिल्ली गई हुई है, जब भी अप्रूवल मिल जाएगा आपको बता दिया।
वहीं कांग्रेस की कार्यकारिणी गठन न होने को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के भीतर जो अंतर्कलह चल रही है उसकी वजह से ही कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद चल रहा है, जो हमेशा चलता आया है, वो साफ साफ इसमें दिख रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 1.5 साल का करीब हो गया है और अभी तक अपने कार्यकारिणी का वो विस्तार नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो उनके अंदर, कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है, उसका कहीं यही उनके सामने ये कठिनाई है कि वो अपनी टीम के गठन की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में कई नेता लंबे समय से कार्यकारिणी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें नई जिम्मेदारी मिल सके और पार्टी एक नए सिरे से काम कर सके। लेकिन कार्यकारिणी का ऐलान न होने से जहां कई नेताओं में नाराजगी है, तो वहीं बिना कार्यकारिणी के काम करना कहीं न कहीं कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी न पड़ जाए। कांग्रेस पार्षदों ने अपनी कई मांगों को लेकर देहरादून नगर निगम कमिश्नर का घेराव कर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए हैं, साथ ही जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस की पार्षद उर्मिला थापा ने कहा है कि बरसात के कारण कई वार्डों में सड़कें टूट गई है, पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, जबकि पार्षदों का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो जाएगा। ऐसे में अभी तक नगर निगम द्वारा वर्क ऑर्डर पास नहीं किया गया है। हमारा मामला ये है कि जो टेंडर हो रहे हैं 6-6, 7-7 महीने उन्हें लग रहे हैं, टेंडर हो रहे हैं तो उनके खुल नहीं रहे हैं तो वर्क ऑर्डर नहीं हो रहे हैं, वर्क ऑर्डर तो बॉन्ड नहीं हो रहे हैं। अभी तक तो एक बात चल जाती थी कि बरसात है उसके बाद काम होगा। अब हम जनता को क्या जवाब दें? और जो बोर्ड बैठक में 20 लाख रुपए पास हुए थे और बार बरसात के समय 5 लाख उसमें से मिल जाता था कि आप जो है पैचवर्क जो गड्ढे हैं उनको भरवा लें, और 15 लाख हमें काम के लिए बोर्ड बैठक में पास हुआ है, लेकिन उसके ना तो कोई टेंडर जारी हुए हैं, ना कोई नापजोक हुई है। उसके विषय में जो है नगर निगम के एमएनए साहब बिल्कुल मौन धारण किए बैठे हुए हैं। वहीं हल्द्वानी मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रोतेला ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में नगर निगम क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। मेयर जोगेंद्र रोतेला ने कहा कि शहर की सुनियोजित विकास के लिए नगर निगम ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अवस्थापना विकास के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें से 1300 करोड़ के टेंडर निकाले जा चुके हैं, जिनका कार्य गतिमान है। 200 करोड़ रुपए से हल्द्वानी शहर के कूड़े का स्थायी निदान किया जाएगा। इसके अलावा आवारा जानवरों के लिए नगर निगम की तरफ से एबीसी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कूड़ा प्रबंधन अपने आप में एक बड़ा जटिल विषय पूरे विश्व के लिए बना हुआ है और इसमें कई नवाचारी कदम अपनाए जा रहे हैं। कंपोस्ट प्लांट का हम लोगों ने टेंडर फ्लोट किया है, लेकिन मेरा अपना मंतव्य है कि कंपोस्ट प्लांट के इतर हम लोग एनटीपीसी के पायरोलिसिस प्लांट की तरफ हम लोग बढ़े हैं, क्योंकि उसका एंड प्रोडक्ट अपना चारकोल है, क्योंकि एक बहुत ही इनकम जनरेटिंग एनटीपीसी के लिए रहेगा। वहीं देहरादून के थाना बसंत विहार क्षेत्र में एक महिला के घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देने का एक मामला सामने आया। बदमाश महिला से लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। महिला उरेडा में अकाउंटेंट के पद पर तैनात है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। महिला की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि एसएसपी ने घटना को खुलासा करने के लिए 3 टीमों का बनाने के लिए निर्देश भी दिया है। वहीं महिला के मुताबिक आरोपियों ने चाकू की नोक पर उसे डराकर करीब 7 लाख रुपए के जेवर और 50,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हुए हैं। थाना बसंत विहार क्षेत्र में मोहित नगर में एक सनसनीखेज घटना का मामला आया था, जिसमें एक लेडी वहाँ रहती है और उनके साथ उनके वहाँ पर रेंट पर भी दे रखा है। उसमें उनके किराएदार भी फैमिली के साथ रहते हैं, साथ ही साथ पीछे कुछ छात्रों और अन्य लोगों को भी रेंट पर दिया हुआ। देर रात्रि सूचना आई थी कि उनके वहाँ पर कोई लड़का, अज्ञात जो लड़का था वो आया और उनसे द्वारा डरा धमका कर उनसे जो उनकी जो चेन थी और 50-60 हज़ार रुपये कैश थे वो ले गया। क्योंकि प्राथमिक सूचना जो प्राप्त हुई तत्काल हमारे जो ऑफिसर थे वो भी पहुंचे थे। अब वर्तमान में उनके द्वारा बताया गया कि उनके जो लॉकर में या अन्य जगह पर भी जो ज्वेलरी थी वो भी गायब है। तो समस्त प्रकरण को देखते हुए चूंकि लेडी अकेली रहती है, साथ ही किराएदार रहते हैं, अलग पोर्शन में रहते हैं, इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और टीम को लगाया गया है। वहीं नैनीताल जिले के
के ज्योली कोर्ट में होटल रिवर व्यू में जुआ, कसिनो और बार का खुलासा होने के बाद कांग्रेस ने इस मामले के पीछे असल गुनहगारों पर कार्रवाई की मांग की है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसपी सिटी से मिलकर उनका घेराव भी किया है। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड में नेपाल का कल्चर नहीं आना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि कसिनो कांड के पीछे जो भी सफेदपोश असल गुनहगार संचालक हैं, उनका नाम सामने आना चाहिए, उनका खुलासा होना चाहिए। एसपी सिटी हरबंस सिंह का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है। की जनता है नैनीताल जिले की, सब जगह जग जाहिर है कि कौन संचालन कर रहा था। हमारी तो बस पुलिस से यही मांग है कि हमने पहले तो बताई थी पुलिस को कि आपने 1 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी, आपने ये जो व्यापार देह व्यापार और कसिनो चल रहा था आपने उसको उस पर छापा मारा, लेकिन जो लोग संलिप्त है क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं ऐसा आम जनमानस में एक भावना है कि उन्हें बचाने का प्रयास करा जा रहा है। हमारी निष्पक्षता की मांग है। माननीय विधायक हल्द्वानी श्री सुमित हृदयेश द्वारा और उनके जिला अध्यक्ष कांग्रेस के यहाँ पर आए थे मेरे पास, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में जो उनकी मांग की गई है उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है पहले से ही, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गदरपुर अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने कच्चे आड़तों से किसान की धान खरीद की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने कहा है कि कच्चे आड़ती के जरिए किसानों की धान खरीद की जाती है, जो कि अभी तक शुरू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि व्यापारी और सरकार लगातार किसानों का शोषण कर रहे हैं। मांग यही है कि अगर कच्चा आड़ती वाला कांटा लगना है, अगर सरकार ने इनकी कोई अगर इनका कोई मैटर है तो उसको सॉल्व करे, नहीं करना है तो सरकार जैसे भी जो भी इनके साथ उसका जिस तरीके से जिस भाषा से भी इनके साथ उसने काम कराना वो कराए उनको, और वो कांटे 2-4 दिन में लगे, इनके पोर्टल खुले, कोड बटे इनके और खरीदारी हो। और जब ये नहीं होगा तो फिर किसान तो हर साल की तरह इस बार भी लौटेगा। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।